जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर लेंगे। तो बेसिकली जो आपका CMMS स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम है, जो आपके पास एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आज हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पर बात करेंगे, ठीक ना। ये 10 का 10 प्रश्न आपका साइंस का होने वाला है और इन प्रश्नों को हल्के में लेने की आप लोग कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न हम लोगों ने प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है और बहुत सारे जगहों से हम लोगों ने ये प्रश्न डाला हुआ है। गिन चुन के प्रश्न हम लोगों ने डाला हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्टली आने वाला प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास, सतह पर लंबवत बल की दिशा का लात। याद रखिएगा कि आपके पास एक ज़मीन है, एक सतह है, उस पर जो लंबवत बल की दिशा होती है ना, उसको हम लोग प्रणोद बोलते हैं। याद रखिएगा, 1 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी था आपका 8 क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए भी और CMMS एग्जाम के लिए भी, ठीक ना। साइकिल के टायर को घिस जाने के लिए उत्तरदायी बल है, आप लोग को सबको पता है, घर्षण, ठीक ना। कि घर्षण जो बल है, ये घर्षण बाबा है, ये हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य बल है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें चलने में, हमें इस धरती में जीवित रहने में बहुत सारी जगहों पे मदद करती है, ठीक ना। ये अनिवार्य बल है। हाँ, इसके कुछ अपने साइड इफेक्ट भी है, ऐसा बोल सकते हैं, नुकसान भी है। जैसे कि टायर वायर घिस जाता है, आप लोग को चप्पल बार बार चेंज करना पड़ता है, टायर चेंज करना पड़ता है। तो इनका घर्षण बल का कुछ कुछ नुकसान भी है, कुछ कुछ फायदा भी। कुछ क्या, ज़्यादा फायदा है, कम नुकसान। इसीलिए घर्षण को हम लोग बोल सकते हैं घर्षण एक अनिवार्य बल है। यूँ बोल लीजिए कि जीवित रहने के लिए घर्षण बल बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, A नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद रख लीजिएगा। देखिए 3 नंबर का प्रश्न क्या है, घर्षण कम करने वाला तत्व कहा जाता है। याद रखिएगा, उसको लुब्रिकेट बोला जाता है। लुब्रिकेट का मतलब चिकनाई होता है। क्या होता है? चिकनाई होता है। चिकनाई का मतलब तो आप लोग को पता ही है कि आप लोग क्या कीजिए, एक सतह को क्या कीजिए, चिकना कर दीजिए। चिकना कर दीजिए तो उसका घर्षण कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एक इसका आंसर लुब्रिकेट, ठीक ना। 3 नंबर के प्रश्न का। आप 4 नंबर प्रश्न देखिए, पीछे की तरफ देखने वाला दर्पण कहलाता है। देखिए प्रश्न पूरा नहीं किया गया है, प्रश्न को मैं पूरा कर देता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जो गाड़ी होता है, जो गाड़ी आप लोग चलाते हो या तो फिर गाड़ी वाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, उस पर एक दर्पण लगा होता है पीछे तरफ देखने के लिए, एक मिरर लगा होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च दृश्य दर्पण बोलते हैं। तो उस दर्पण में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, आप लोग को ये बताना है। आप लोग तो याद रखिएगा, उसमें कौन सा उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पे C नंबर के ऑप्शन में मिलेगा आपको, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक ना। तो आप लोग अगर ऐसा भी पूछे कि गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। ऐसा भी अगर पूछ जाए कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो याद रखिएगा पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य नहीं मतलब उत्तल दर्पण, ठीक ना। और पीछे की तरफ देखने वाला दर्पण, ये सभी पूछे प्रश्न तो क्या कहलाइएगा, उत्तल दर्पण। ऐसा क्यों होता है भाई, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, समतल और अवतल का उपयोग क्यों नहीं करते? तो देखिए, समतल का नहीं उपयोग करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि समतल दर्पण क्या करता है, जितना बड़ा आपके पास वस्तु है उतना बड़ा वो आकृति बनाता है। तो अब मान लीजिए आपके गाड़ी के पीछे बड़ा सा ट्रक आ रहा है, तो उस बड़े से ट्रक को देखने के लिए आपको बड़ा सा दर्पण लगाना पड़ेगा। तो कहाँ लगाइएगा आप लोग? अब रहा बात भाई अवतल दर्पण का, अवतल का क्यों नहीं उपयोग करता है? तो अवतल क्या करता है कि वो क्या करता है, छोटा का बड़ा इमेज फॉर्म करता है। अगर आपके पास मान लीजिए एक छोटा सा साइकिल आ रहा है, तो वो ट्रक जितना बड़ा दिखेगा, तो उससे क्या होता है कि डिस्टर्बेंस होता है। तो इसीलिए हम लोग इसका भी उपयोग नहीं करते। बचा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या खासियत है कि ये छोटे से दर्पण में बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाता है। यानी कि आप लोग देखिए होगा कि गाड़ी का है कितना छोटा सा दर्पण होता है, पर वो पीछे का सारा बैकग्राउंड दिखा देता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, छोटा इमेज फॉर्म करता है, ट्रक को छोटा सा दिखाता है और उस तरह करके सारा रास्ता को वो आराम से दिखा पाता है, क्योंकि वो क्या करता है, छोटा इमेज फॉर्म करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, जहाँ जहाँ प्रिंट मिस्टेक होगा उसको सुधरवा दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। PDF भी आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। 5 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है? तो याद रखिएगा, आप लोग के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि बृहस्पति का। बृहस्पति का सही आंसर होगा, क्योंकि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा आपके पास ग्रह है। लेकिन नहीं, ये गलत बात है। बृहस्पति का नहीं होता है, शनि का होता है। शनि का सबसे ज़्यादा क्या होता है, उपग्रह होता है। आप बोलिएगा सर कितना होता है, तो याद रखिएगा शनि का 145 होता है, ठीक ना, अभी के डाटा के हिसाब से, अभी जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से। और बृहस्पति में टोटल मिलाकर 95 है, ठीक ना। तो ये आपका डाटा है। तो देख सकते हो, एक में 145 और 100 में 95, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक ना। तो बेसिकली सही आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर का शनि ग्रह, ठीक ना। आगे चलिए बढ़ते हैं, ठीक। आप देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, क्या है 6 नंबर का प्रश्न है, किस कारण से ताजमहल का रंग फीका हो जा रहा है या फिर हो रहा है? तो बेसिकली इसका कई सारा आंसर है, ठीक ना। वायु प्रदूषण के कारण भी होता है, ठीक ना, पराबैंगनी किरण के कारण भी होता है, अम्ल वर्षा के कारण भी होता है। इसके कई सारे रीजन है, ठीक ना, इसके कई सारे रीजन है। तो अब आप लोग भाई हमारी करेक्ट किसे कीजिएगा?
तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी ये अम्ल वर्षा लग रहा है। तो बाकी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो बेसिकली मुझे सी नंबर का आंसर करेक्ट लग रहा है, क्योंकि ताजमहल का फीका होने का कारण कई सारा है। जैसा कि मैंने बोला, वायु में प्रदूषण होगा तो भी वो फीका होता है, ठीक ना। उसका कलर हरा हो जा रहा है, वो वाइट से हरा हो रहा है, ठीक ना। बहुत तरह का रीज़न है। पराबैंगनी सूरज का जो किरण पड़ता है उससे भी होता है, अम्ल वर्षा के कारण तो होता ही होता है, ये तो मुख्य कारण है। तो इसलिए मैं बेसिकली सी को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। बाकी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। चलिए 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। कृत्रिम ऊन बनाने में किस तंतु का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा इसमें किसका उपयोग होता है? एक्राइलिक, ठीक ना। तो एक्राइलिक का होता है, इसका भी थोड़ा सा वर्ड गलत लिखा हो, उसको सुधार दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो याद रखिए फिलहाल कि कृत्रिम ऊन की बात किया गया, कृत्रिम ऊन, उसको बनाने में किस तंतु का उपयोग किया जाता है? तो बेसिकली किसका उपयोग किया जाता है? एक्राइलिक का उपयोग किया जाता है। बेसिकली इसमें पॉलिस्टर का भी उपयोग होता है, पर फिलहाल एक्राइलिक याद रखिए आप लोग, ठीक। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखिए, बेकेलाइट का एक उदाहरण है। तो बेकेलाइट का एक उदाहरण, ये आप लोग क्या मारिएगा? इसका सही आंसर होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये क्या होता है? एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इसका क्या हो जाएगा? एक उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा वाला थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी था। सबसे अच्छा विद्युत का चालक है, तो सोना मत मार दीजिएगा, चांदी मारिएगा, चांदी करेक्ट होता है, ठीक ना। इसका सबसे ज़्यादा विद्युत कौन चालक करता है? चांदी का। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में सर एक प्रश्न आ सकता है आपके मन में कि सर जब चांदी जब विद्युत का अच्छा चालन करता है तो हम लोग घर में चांदी का तार क्यों नहीं उपयोग करते हैं? तो बस आपका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर चांदी का तार उपयोग कीजिएगा तो आपका घर में चोर ना आएगा जी, हैं। और उतना महंगा तार कैसे लगाइएगा आप लोग? तो इसलिए हम लोग चांदी का उपयोग बेसिकली नहीं करते, पर अगर आप लोग कर पाओगे तो बहुत अच्छा बात है, आपका बिजली का बिल और कम आएगा, ठीक ना। चलिए 10 नंबर के प्रश्न पर बात करते हैं। कौन सी धातु वायु, जल तथा एसिड से संचारित नहीं होती है? तो दुनिया में ऐसा कोई भी धातु बना नहीं है जो संचारित नहीं होती। हाँ, ऐसा आप लोग बोल सकते हो कि सबसे कम संचारित होने वाला धातु क्या याद रखिएगा? सोना है, ठीक ना। सोना जो है ये आपका क्या होता है, उसको जल में रख दीजिए, एसिड में रख दीजिए, कहीं भी खुला छोड़ दीजिए, वो जल्दी से संचारित नहीं होता है। आप लोग देख सकते होंगे कि जो घर में मम्मी लोग जो प्योर सोना पहनती, प्योर तो ऐसे सोना नहीं होता है, ठीक ना। प्योर सोना का गहना नहीं होता, उसको 22 कैरेट का ही होता है। जैसे बेसिकली प्योर सोना 24 कैरेट का होता है, पर हम लोग गहना कितना कैरेट का बनाते हैं? 22 कैरेट, क्योंकि 24 कैरेट का सोना बहुत सॉफ्ट होता है, वो उसको आप लोग हाथ से दबा पाओगे। लेकिन हाथ से अगर दबा पाओगे तो फिर गहना टूट ना जाएगा जी। तो इसलिए उसको हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें तांबा वगैरह मिलाया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, तो वो कुल मिलाकर 22 कैरेट का होता है, ठीक ना। तो आभूषण के लिए सबसे शुद्ध सोना कितना होता है? 22 कैरेट का, याद रखिएगा। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जनरली कि मम्मी लोग जो गहना पहनती है सोना का, ठीक ना, तो उसमें देखिएगा जल्दी से उसमें क्या जंक नहीं लगते, या फिर उसमें उसको बोलते हैं ना गाँव देहात में मंजवाना पड़ता है, तो उसको जल्दी से मंजवाना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है वायु से, आपका जल से, एसिड से। समझ में आ गया ना? एसिड मतलब अम्ल होता है, खट्टा जिसको बोल सकते हैं आप लोग। एसिड को खाइएगा तो खट्टा लगेगा, हाँ। सब एसिड को मत खाइएगा वरना मुंह जल जाएगा, ठीक ना। बहुत सारा एसिड होता है जिसको नहीं खाना चाहिए, ठीक ना। तो बेसिकली ये होता है कि सोना इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे हमारा कुछ और इन्फॉर्मेशन चार्ट बना हुआ है। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल को, अगर ऐसे तो यूट्यूब से ही वीडियो देख रहे होगे पता है, तो ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक। यहाँ क्लिक कीजिएगा तो हमारे यूट्यूब चैनल में लेके चला जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये PDF मिलेगा, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, आपको हमारा वेबसाइट में आप लोग वहाँ चले जाओगे डायरेक्टली। हमारे टेलीग्राम में जुड़ना है तो यहाँ ज्वाइन अस के ऑप्शन में टच कीजिएगा, ठीक ना। मेगा छात्रवृत्ति योजना, ये कुछ वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और मेगा छात्रवृत्ति योजना के ऑल अपडेट्स, ये सब अपडेट्स का वीडियो ये सब आप लोग टच कीजिएगा तो उसके हिसाब से आप लोग घुस जाओगे। और आई होप कि आप लोगों ने अभी तक प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी कर लें। इसी तरह से मस्त एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छा प्रश्न मैं लेकर आऊँगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और पढ़ते रहें।